अस्सलामुअलैकुम, आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अल्फ़ा ब्लॉकर से रिलेटेड पढ़ेंगे। अल्फ़ा ब्लॉकर को अल्फ़ा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एड्रीनर्जिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो जब ये अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा। दे आर आल्सो नोन एज अल्फ़ा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर। दे ब्लॉक अल्फ़ा रिसेप्टर। ये अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे एंड डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा रिसेप्टर मौजूद कहाँ कहाँ पे होते हैं। जब हमें ये पता लग जाएगा कि अल्फ़ा रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि कैसे ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर ना दो किस्म के होते हैं। जिस तरह बीटा रिसेप्टर दो किस्म के थे, एक बीटा 1 होता था, एक बीटा 2 होता था। इसी तरह अल्फ़ा भी एक अल्फ़ा 1 होता है, एक अल्फ़ा 2 होता है। अल्फ़ा 1 दो जगह पे प्रेजेंट होता है, एक ब्लड वेसल्स के ऊपर मौजूद होता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर मौजूद होता है, और जबकि अल्फ़ा 2 ब्रेन के पास मौजूद होता है। अगर हमने ब्लड प्रेशर कम करना हो तो हम स्पेसिफिकली अल्फ़ा 1 ब्लॉकर देते हैं। आपने ये याद रखना है, अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स को इस्तेमाल करेंगे, वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जबकि हम ब्लड प्रेशर कम करना चाहते हैं। अगर हमने अल्फ़ा 2 देने ही हैं तो हम अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट देते हैं, जैसे क्लोनिडीन हो गया। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आउटफ्लो को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ना बेसिकली दो जगह पे मौजूद होते हैं, एक ब्लड वेसल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर मौजूद होते हैं। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। एपिनेफ्रिन आके इस अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा। तो अगर हम इस अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसका मतलब है कि वेजो डायलेशन होगी और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ना प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर भी मौजूद होते हैं और ये स्मूथ मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो अगर स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ से जो यूरेटर का रास्ता है ये तंग हो जाएगा, जिसकी वजह से ना ही यूरिन पास हो सकता है और ना ही स्पर्म्स की इजैकुलेशन होती है। इसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड की एक डिजीज भी होती है जिसका नाम है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी कहते हैं कि साइज में इंक्रीज हो जाना। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ये साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, इसकी वजह से ये यूरेटर का रास्ता बहुत तंग हो जाता है। तो अगर हम अल्फ़ा 1 ब्लॉकर दे दें तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर जाके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर स्मूथ मसल्स है उनकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो यूरेटर का रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए हम अल्फ़ा ब्लॉकर को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर से रिलेटेड आपने तीन बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स आर नॉट मेन चॉइस ऑफ ड्रग फॉर हाइपरटेंशन। ये मेन चॉइस ऑफ ड्रग नहीं होती है, चाहे अल्फ़ा ब्लॉकर हो चाहे बीटा ब्लॉकर हो, कभी भी ये हमारे पास मेन चॉइस ऑफ ड्रग नहीं होती है हाइपरटेंशन के लिए। ये हमारे पास फोर्थ चॉइस होती है। पहले हम पेशेंट्स को डायूरेटिक्स देते हैं, सेकंड चॉइस में हमारे पास एआरबीज, एस इनहिबिटर्स या डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स आते हैं, तीसरे नंबर पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे और चौथे नंबर पे हम अल्फा ब्लॉकर्स या बीटा ब्लॉकर्स देंगे। और लास्ट और फिफ्थ चॉइस हमारे पास अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है, जैसे क्लोनिडीन है। वो जाके अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। ये मेन चॉइस ऑफ ड्रग इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप एक बार इन्हें लेना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें एकदम छोड़ेंगे तो आपको रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा, यानी आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर भी तेज़ रहेगा, और पोस्टरल हाइपोटेंशन भी हो सकता है। यानी अगर आप बैठे हुए थे, फ़ौरन खड़े हुए हैं, अपना पोस्चर चेंज किया, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाएगा, आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लेटे हुए थे, फ़ौरन बैठ गए हैं, तब भी आपका ब्लड प्रेशर अचानक से डाउन हो जाएगा और आपको चक्कर आने लग जाएंगे, गिरने लग जाएंगे। तो इसीलिए जब भी हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स को इस्तेमाल करते हैं तो रात को सोने से पहले ये टैबलेट लेते हैं, ताकि हमारे साथ ये कंडीशंस पेश ना आए। दूसरा ये है कि इट कॉजेज मिनिमल चेंज इन कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक आउटपुट को कम करके ब्लड प्रेशर कम नहीं करती, यानी हार्ट के ऊपर इसका बहुत मिनिमल इफेक्ट होता है। ये डायरेक्ट वेन्स के ऊपर और आर्टरीज के ऊपर एक्ट करेगी और उनकी वेजो डायलेशन करवा देगी, जिसकी वजह से खुद ब खुद ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ना ही ये कार्डियक आउटपुट को कम करती है और ना ही रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर को कम करती है। डायरेक्ट ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगी, डायरेक्ट वेजो डायलेशन करवाएगी और डायरेक्ट आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तीसरा आपने ये याद रखना है कि इसको हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अल्फा ब्लॉकर्स के टाइप्स की तरफ। दो किस्म के होते हैं, एक सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होंगे, एक नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होंगे।
इसी तरह सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर्स भी होते हैं जिनको हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। तो जो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होंगे ये स्पेसिफिकली जाके अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे जो ब्लड वेसल्स के ऊपर और प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर मौजूद है, जबकि नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर अल्फा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे और अल्फा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे, और इसी तरह सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर को ही हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादा तौर पर, इसीलिए आपको इन 4 ड्रग्स के नाम बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। मेजोरिटी तौर पर जितने भी अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं उनके एंड में जोसिन आता है, तो टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, पैराजोसिन। लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेम्सुलोसिन। टेम्सुलोसिन बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है उसके अंदर हम टेम्सुलोसिन को ही यूज करते हैं। इसके अलावा यूरेटर के अंदर कभी कभी किडनी स्टोन फंस जाते हैं, तो वो किडनी स्टोन को भी रिमूव करने के लिए हम टेम्सुलोसिन को ही यूज करते हैं। जबकि नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर के अंदर फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन आती हैं। अब हम आते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ कि किस तरह अल्फा ब्लॉकर वेजोडाइलेशन करवाती हैं। हम अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने लगे हैं प्रेजोसिन का, लेकिन इसके अलावा जितने भी सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है सबका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हमारे पास ये एक आर्टरी है, इसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, उसमें से एक स्मूथ मसल सेल्स हमने बाहर यहाँ पे बनाया है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये होता है कि जब भी एपिनेफ्रीन आएगा वो इस अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर है ये है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और जो जी प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ होती है उसका नाम है जी क्यू प्रोटीन। जी क्यू प्रोटीन बेसिकली ना डैग और IP3 पाथवे को फॉलो करती है, और एज अ रिजल्ट एंड में ये होता है कि सेल्स के अंदर बस कैल्शियम की तादाद बढ़ जाती है। आपने ये याद रखना है। जब भी जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट होती है वो फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करा देती है। फास्फोलाइपेज सी IP3 डैग पाथवे को फॉलो करता है। इसका मतलब यह है कि ये जो IP3 और डैग होगा ये स्पेसिफिकली जाके इस कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देंगे। जब ये कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो ये जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएंगे, वहां से लार्ज क्वांटिटी में और कैल्शियम आइंस रिलीज करवा देंगे। फिर वो कैल्शियम आइंस आके इस एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की क्रॉस लिंकिंग करवा देंगे। उसके बाद वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो अगर हम इस अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो ना ही जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट होगी, ना ही वो जाके फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कराएगी, ना ही फास्फोलाइपेज IP3 और डैग बनवाएंगे, ना ही ये दोनों जाके कैल्शियम चैनल को ओपन कराएंगे। तो जब कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होंगे तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगी? वेजो डायलेशन। जब भी वेजो डायलेशन होगी आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसी तरह जो अल्फा 1 रिसेप्टर प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर मौजूद होता है उसका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है। यानी एपिनेफ्रीन आता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कराता है। इसी तरह लार्ज क्वांटिटी में कैल्शियम आयन सेल्स के अंदर एंटर होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड के स्मूथ मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो अगर हम इस अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम आयंस अंदर नहीं आएंगे। कैल्शियम आयन अंदर नहीं आएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड के स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, तो उसकी वजह से जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूजेस, यानी हम इसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, हम हाइपरटेंशन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ काफ़ी डिटेल से बता दिया है। तीसरा, हम किडनी स्टोन रिमूव करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी किडनी है, कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी के अंदर स्टोन बन जाते हैं लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाते हैं और यूरेटर को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर ये यूरेटर ब्लॉक हो गया तो इस स्टोन को रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक तो हम लिथोट्रिप्सी को यूज करें, रेडिएशन थेरेपी दें, इस स्टोन को तोड़ दें और ये नीचे आए। इसके अलावा हम अल्फा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेल होते हैं उनके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अगर वो अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए उसकी वजह से इनकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है और रास्ता और तंग हो जाता है। तो अगर हम अल्फा 1 ब्लॉकर दे देंगे तो इसकी डायलेशन हो जाएगी। डायलेशन हो जाएगी तो ये स्टोन इजीली नीचे पास कर जाएगा और इजीली रिमूव हो जाएगा। अल्फा ब्लॉकर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था कि जब भी आप अल्फा ब्लॉकर्स लेंगे तो आप बेड टाइम पे लेंगे, यानी रात को सोने से पहले। इसकी वजह से आपको पोस्टरल हाइपोटेंशन हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं। लास्ट है साइड इफेक्ट। अल्फा ब्लॉकर्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? पहला है पोस्टरल हाइपोटेंशन, यानी आपको बैठे बैठे चक्कर आ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लशिंग और एडीमा। अब फ्लशिंग और एडीमा क्यों होता है? देखिए, ये वेजोडाइलेशन करवा रही है। जब ये वेजोडाइलेशन करवा रही है तो अगर स्किन के पास किसी कैपिलरीज की वेजोडाइलेशन हो रही है तो उससे कुछ ब्लड बाहर आ सकता है। जो अगर ब्लड बाहर आएगा तो उसको हम फ्लशिंग कहते हैं। और लास्ट में अगर वो कैपिलरीज है उसके अंदर से कुछ फ्लूइड बाहर आ गया तो उसकी वजह से आपको एडीमा भी हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों हो रही है? क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड को रिलैक्स कर रहे हैं, इसी वजह से यूरिथ्रा का साइज इंक्रीज हो रहा है और लार्ज क्वांटिटी में बंदे को यूरिन आ सकता है। नेक्स्ट है नोजिया और वॉमिटिंग। तो ये सारा का सारा हमारे पास अल्फा ब्लॉकर से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।